गोलू की हलचलें घर में डर का सन्नाटा फैला चुकी थी, लेकिन उर्वी की आंखों में केवल एक लक्ष्य था, गोलू को हर हाल में पाना। जैसे ही उसने सभी को चेतावनी दी कि अगर कोई बाहर नहीं आया तो नतीजे गंभीर होंगे, एक अजीब सी बेचैनी ने पूरे माहौल को जकड़ लिया। उसकी आवाज में वो तात्कालिकता थी जो किसी अनहोनी का संकेत देती है। धीरे धीरे घर के सदस्य डरते हुए बाहर आने लगे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, बस आंखों में चिंता और होठों पर खामोशी थी। उर्वी की नजरें बेचैनी से पूरे घर में घूम रही थी। उसे केवल एक चेहरा चाहिए था, गोलू का। लेकिन गोलू कहीं नहीं दिखा। वो गुस्से और से भरकर सीधे गौरी की ओर मुड़ी और गरजते हुए बोली, मुझे गोलू सौंप दो वरना हालात मेरे काबू से बाहर हो जाएंगे। गौरी चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उर्वी को परेशान करने लगा। तभी बिना किसी के अनुमान के गोलू ने अपनी छोटी सी चाल चली। उसने उर्वी के रास्ते में चुपके से कंचे बिखेर दिए। जब उर्वी ने अगला कदम बढ़ाया तो उसका संतुलन बिगड़ा और वह जोर से फर्श पर गिर पड़ी। इस अप्रत्याशित घटना से सबको कुछ पल की राहत मिल गई। उर्वी गुस्से से उठी और गोलू को ढूंढने दौड़ी। उसके भीतर अब बेचैनी और बढ़ गई थी। वो जानती थी कि समय उसके खिलाफ चल रहा है। उसने गोलू का पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन गोलू न सिर्फ होशियार था बल्कि तेज और सतर्क भी। वो एक पल यहाँ तो अगले ही पल वहां। उर्वी जितनी बार उसे पकड़ने की कोशिश करती, गोलू उतनी बार फिसल कर दूर निकल जाता। ये सिलसिला जारी रहा, लेकिन उर्वी अब थकने लगी थी। इस दौरान गौरी ने स्थिति की गंभीरता को पूरी तरह समझ लिया। उसे अब यकीन हो चला था कि उर्वी को रोके बिना ये मामला बहुत दूर जा सकता है, और उससे पहले कि उर्वी कोई बड़ा नुकसान करे, उसे किसी तरह फंसाना होगा। घर के बाकी सदस्यों ने पहले ही एक योजना तैयार कर ली थी। एक ऐसा कमरा जिसे उन्होंने चक्रव्यूह का रूप दिया था। इस कमरे की दीवारों पर कई दर्पण इस प्रकार लगाए गए थे कि किसी भी दिशा से देखने पर व्यक्ति भ्रमित हो जाए। योजना ये थी कि जैसे ही उर्वी इस कमरे में दाखिल होगी, उसकी शक्तियां बेअसर हो जाएंगी और वह खुद अपनी ही छाया और प्रतिबिंबों में उलझ जाएगी। इस योजना के अनुसार गोलू को एक बार फिर उर्वी के करीब आना था, और गोलू, जो पहले ही हर स्थिति को अपनी मासूम चालाकी से संभाल रहा था, ठीक वैसे ही करता है। जैसे ही उर्वी को फिर से उसकी हलचल दिखाई देती है, वह बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे दौड़ पड़ती है। गोलू जानबूझकर उसे उस कमरे की ओर ले जाता है जहां उसे फंसाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। उर्वी को अंदाजा तक नहीं होता कि वह एक चक्रव्यूह की ओर बढ़ रही है, और जैसे ही वह कमरे में दाखिल होती है, दर्पणों की दुनिया उसे घेर लेती है। दूसरी ओर विहान और उसके भाई बाहर से यह सब देख रहे थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि गोलू फिर से अकेला खेल रहा है और उर्वी उसकी ओर बढ़ रही है, उन्होंने तुरंत गौरी को इसकी खबर दी। गौरी की आंखों में डर उभर आया। वो जानती थी कि अगर उर्वी ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर लिया तो न केवल गोलू बल्कि पूरा घर खतरे में पड़ जाएगा। वह भागती हुई कमरे की ओर बढ़ी। विहान ने उसे रोकते हुए कहा, गौरी, ध्यान रखना। अगर उर्वी को कोई शक भी हो गया कि हम उस पर नजर रख रहे हैं तो वह और खतरनाक हो जाएगी। लेकिन गौरी के लिए अब समय और सोच की गुंजाइश नहीं बची थी। उसका दिल कह रहा था कि गोलू खतरे में है। वह तेजी से दौड़ पड़ी। कमरे में पहुंचकर उर्वी अब गोलू से सीधे बात करती है। उसका स्वर अब उतना कठोर नहीं था, बल्कि उसमें एक विचित्र आग्रह था। वह कहती है, गोलू, तुम मेरे साथ चलो। तुम समझ नहीं रहे, तुम कोई साधारण बच्चा नहीं हो। तुम्हारे अंदर वो शक्तियां हैं जिनका इस्तेमाल अगर सही तरीके से किया जाए तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो। मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ। गोलू उसकी ओर देखता है, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसकी आंखों में डर की हल्की परछाई भी होती है। उर्वी उसके करीब आती है, लेकिन कमरे के दर्पण उसे बार बार भ्रमित करते हैं। उसकी शक्तियां अब उसकी बात नहीं मान रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि कौन सा प्रतिबिंब असली है और कौन छलावा। उसका ध्यान बार बार भटक रहा था, और यही गौरी की योजना थी। गौरी अब कमरे के दरवाजे के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में मिश्रित भाव थे, डर, चिंता, लेकिन साथ ही उम्मीद की एक झलक। वह जानती थी कि अगर गोलू ने थोड़ी देर और होशियारी दिखाई तो उर्वी को वहां से बाहर निकालना मुश्किल हो जाएगा। कमरा अब उर्वी के लिए एक पिंजरा बन चुका था, एक ऐसा जाल जो उसकी शक्तियों को ही उसके खिलाफ कर रहा था। उर्वी अब खुद से लड़ रही थी, गोलू को नहीं देख पा रही थी। हर दिशा में वही चेहरा, वही आंखें, वही कंचे, वही परछाइयां। और उसी अंधकार में एक मासूम और होशियार बच्चा अपनी माँ और पूरे परिवार के लिए लड़ रहा था,
बिना किसी तलवार, बिना किसी मंत्र के, सिर्फ अपने साहस और चालाकी से। और यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया, जहां डर और जादू की दुनिया में एक बच्चे की मासूमियत ही सबसे बड़ा अस्त्र बन गई। गोलू की मासूम आंखों में उर्वी के शब्दों का कोई असर नहीं होता। वह घबराया जरूर था, पर इतना भी नहीं कि अपनी समझदारी खो दे। उर्वी लगातार उसे यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वह उसका भला चाहती है, लेकिन गोलू उसकी आंखों में छुपे इरादों को समझ चुका था। तभी अचानक उर्वी के हाथों से एक हल्का नीला प्रकाश निकलता है। वह अपने जादू का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। उसी वक्त गौरी वहां पहुंचती है। उसका इरादा साफ होता है, वह किसी भी कीमत पर गोलू को नुकसान नहीं होने देगी। वह उर्वी के सामने खड़ी हो जाती है, लेकिन उर्वी की जादुई शक्ति का सामना करते हुए गौरी खुद ही जख्मी हो जाती है। उसकी देह जमीन पर गिरती है और गोलू के लिए जैसे दुनिया थम जाती है। गोलू तुरंत दौड़कर गौरी को उठाने की कोशिश करता है। उसके छोटे छोटे हाथ कांपते हैं और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे लगता है कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है। वह गौरी को पुकारता है, माँ उठो ना, लेकिन उसके स्वर में जो डर और विवशता थी, वह किसी को भी भीतर से हिला सकती थी। उर्वी यह देखकर फिर एक बार मौका ताड़ती है और अपने जादू की शक्ति को बढ़ाने की कोशिश करती है। इस बार उसका असर कमरे की दीवारों पर लगे दर्पणों तक जा पहुंचता है, जो अब टूटने की कगार पर हैं। चक्रव्यूह की रक्षा प्रणाली कमजोर होने लगती है और उसके भीतर की ऊर्जा कांपने लगती है। उसी समय अर्जुन, विहान और अन्य परिवार के सदस्य कमरे की ओर दौड़ते हैं। उन्हें अंदर से तेज आवाजें और चीखें सुनाई देती हैं। वे दरवाजा खोलते हैं और जो दृश्य उनके सामने होता है, वह किसी दुःस्वप्न से कम नहीं होता। उर्वी पूरी शक्ति से हमला कर रही होती है। उसकी आंखें चमक रही होती हैं और उसके इर्द गिर्द बिजली सी दौड़ रही होती है। एक भयंकर झटका कमरे में फैलता है और अर्जुन, विहान, नानी और बाकी सब उसमें चपेट में आ जाते हैं। वे जमीन पर गिरते हैं, कोई हाथ थामे तो कोई पीठ पकड़कर कराता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि गोलू बिल्कुल भी घायल नहीं होता। उसी क्षण जब उर्वी का ध्यान बंटा होता है, गौरी खुद को संभालती है और गोलू का हाथ पकड़कर उसे उस जगह से बाहर निकाल लेती है। वह तेजी से दौड़ती है और सभी की तरफ देखती है, जो अब घायल और अचेत अवस्था में थे। उसके चेहरे पर खून की लकीरें थी, लेकिन उसकी आंखों में मातृत्व की आग धधक रही थी। वह अर्जुन से कहती है, फौरन एम्बुलेंस बुलाओ, सबको अस्पताल ले जाना होगा। अर्जुन फोन निकालता है और मदद के लिए कॉल करता है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। कोई कुछ नहीं कहता। हर किसी के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी होती है, जो उस पीड़ा और थकावट को दर्शाती है जिससे वे सब गुजरे थे। उर्वी वहां से गायब हो चुकी थी। उसके जाने के बाद गौरी एक गहरी सांस लेती है और सबको सांत्वना देने की कोशिश करती है। अब सब ठीक है, उर्वी जा चुकी है, हमें उससे अब कोई खतरा नहीं। लेकिन उसकी बातों पर किसी का विश्वास नहीं होता। वे सभी चुपचाप एक दूसरे को देखते हैं, मानो उनके अंदर कुछ टूट गया हो। नानी, जो अब तक मौन थी, अचानक उठती है और निर्णय लेती है। उनकी आंखों में संकल्प की चमक थी। वह कहती है, हमें कुछ करना होगा जिससे ये सब फिर ना हो। गोलू, उसकी यादें, ये सब मिटा देना होगा। नहीं तो आगे चलकर फिर संकट आ सकता है। कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन नानी जानती थी कि ये एक कठोर निर्णय है। वह अपने विशेष ज्ञान और विद्या का उपयोग करती है, एक प्राचीन प्रक्रिया जिसमें वह परिवार के हर सदस्य के मन से गोलू से जुड़ी यादों को मिटा देती है। यह आसान नहीं था, लेकिन नानी ने अपनी संपूर्ण ऊर्जा से यह कर दिखाया। धीरे धीरे सबकी आंखें सामान्य होती हैं। वे एक दूसरे को पहचानते हैं, लेकिन जब गोलू की बात आती है तो कोई भी उसके नाम या चेहरे को याद नहीं कर पाता। घर एक बार फिर शांत हो जाता है, लेकिन उस शांति में एक खालीपन था, एक अनकहा, अनदेखा नुकसान जो शब्दों से परे था। सब कुछ जैसे सामान्य हो चला था, लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। एक शाम जब गौरी अकेले कमरे की सफाई कर रही होती है, उसकी नजर एक कोने में रखे खिलौने पर पड़ती है। वह चौंक जाती है। यह वही खिलौना था जिससे गोलू खेलता था, एक नीले रंग की लकड़ी की गाड़ी जिस पर उसका नाम उकेरा गया था। गौरी उसे हाथ में उठाती है और स्तब्ध रह जाती है। वह सोच में पड़ जाती है कि अगर नानी ने सबकी यादें मिटा दी और किसी को भी अब गोलू की कोई बात याद नहीं, तो यह खिलौना अब भी यहाँ कैसे है। उसकी उंगलियां उस खिलौने को सहलाती हैं और आंखों में आंसू भर आते हैं। उसका मन कहता है कि कुछ तो बाकी रह गया है, कोई कड़ी, कोई भावना, कोई रिश्ता जो अब भी जीवित है। उस एक खिलौने में मानो पूरी कहानी छिपी थी।
और यह संकेत था कि कहानी अभी पूरी नहीं हुई। कुछ अधूरा बाकी है, कोई रहस्य, कोई सच्चाई जो फिर से सबके सामने आएगी। गोलू सिर्फ एक बच्चा नहीं था, वो कुछ खास था और उसका सफर अभी खत्म नहीं हुआ। इसी सोच के साथ एपिसोड यहीं समाप्त होता है, लेकिन मन में कई सवाल छोड़ जाता है। क्या गोलू फिर से वापस आएगा? क्या गौरी अकेले इस राज को सहेज पाएगी? क्या नानी का फैसला सब पर भारी पड़ेगा? अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला एपिसोड मिस ना हो।